हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो वन लाइनर या एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे इस और लगभग जहाँ तक हो सकता है इसी में से आपके सभी क्वेश्चन जो एक नंबर वाले हैं वो इस वीडियो में से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चंस को देखकर आपको खुद लग जाएगा कि ये वाकई में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है ये हमें याद रखनी है, और साथ में उसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वो भी हमें याद करना है, और उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। तो एकल आवेश या किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र गोलाकार बनेगा। तो यहाँ हमने गोलाकार बना रखा है। अगर प्लस आवेश के लिए बनाना है तो तीर का निशान बाहर की तरफ बनाना है, और ऋण आवेश के लिए बनाना है तो अंदर की ओर बना देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। यदि एक आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से प्रवेश करेगा, तो इसके लिए थीटा कोण पर यदि प्रवेश करता है तो इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर इसने लंबवत के रखा है तो लंबवत होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डी फाई बाई डी टी के समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। रिमोट नियंत्रकों में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें एक संबंध याद होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो r बराबर होता है 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी। अब यहाँ पर इसने वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r की जगह 40 रख देंगे। तो 2 का भाग जब हम 40 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या हमेशा किस में होगी, माइनस में, और अगर उत्तल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, प्लस में। तो फिर फोकस दूरी भी किस में होगी, यहाँ पर माइनस में होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। तो हमें यहाँ पर दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है। तो ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर यानी EN बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ पर हम पहली कक्षा की अगर ऊर्जा निकालें तो n की जगह रख देंगे 1, अगर दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो n की जगह रख देंगे 2। इसी प्रकार nवीं कक्षा के लिए n रखते हैं। तो यहाँ पर हम पहली कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें इसको लेकर कहाँ जाना है, दूसरी उत्तेजित अवस्था तक। तो दूसरी उत्तेजित अवस्था में n बराबर 2 नहीं होगा, n बराबर कितना होगा, 3, क्योंकि पहली जो उत्तेजित अवस्था होती है वो होती है n बराबर 2। उसके बाद में क्रम से हम चलते जाएंगे, n बराबर 2 पहली उत्तेजित अवस्था, n बराबर 3 दूसरी उत्तेजित अवस्था, और जो n बराबर 1 होता है वो मूल अवस्था होती है, मूल ऊर्जा अवस्था। तो यहाँ पर हमें दूसरी उत्तेजित अवस्था तक ले जाना, तो n बराबर कितना रख देंगे, 3। तो उसको हम सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और भाग लगाएंगे -13.6 में, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और दोनों अवस्थाओं के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा वो आवश्यक ऊर्जा होगी हमारी। तो E बराबर हो जाएगा E3 माइनस E1। यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्राही अशुद्धि के उदाहरण लिखिए। तो ग्राही अशुद्धि का उदाहरण है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इसी प्रकार हमें दाता अशुद्धि के भी याद रखना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि दोनों का हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I/A। आई यहाँ पर धारा है
और ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो हमारा मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 × 10³ तथा सहायता 5% है। इसके वर्ण कोड के नाम क्रम से लिखिए। तो हमें इसके लिए वो एक सारणी होती है, उसको याद रखना है, और उस सारणी में से हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्लू कलर जो है उसका नंबर होता है 6, और 2 नंबर जो होता है वो रेड कलर का होता है, और 10³ तो 3 के सामने वाला कलर होता है ऑरेंज, और जो 5% सहायता होती है वो गोल्डन की होती है, 10% सिल्वर की होती है, और इसी प्रकार अगर कोई कलर नहीं दिया है तो उसकी सहायता 20% होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। देखो, वैसे तो चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता नहीं है, और अगर चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो विद्युत क्षेत्र की तरह ही इसका सूत्र भी हो जाता है E.dA बराबर μ0 × समेशन m। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं या चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण हैं जिंक, कॉपर आदि। क्वेश्चन नंबर 14 है, एम्पियर मैक्सवेल का गणितीय समीकरण लिखिए। तो एम्पियर मैक्सवेल समीकरण जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, B.ds बराबर μ0 IC प्लस ε0 dφE/dt। इसके अलावा जो 4 समीकरण हैं वो पूरी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बूंद के अंदर कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है वो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष इससे थोड़ा अलग है, उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। तो तरंगाग्र की परिभाषा भी आप याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आता है, और ये अलग अलग तरीके से पूछता है। कभी द्रव्यमान और वेग दे करके पूछ लेता है, कभी किसी विशेष पदार्थ की जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सूत्र याद होने चाहिए। यहाँ पर हमसे पूछा है कि द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा H/mv। एच का मान हमें पता होना चाहिए, कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻34, और साथ में हमें जो है वो वेग, यहाँ पर द्रव्यमान भी दिया हुआ है, वेग भी दिया हुआ है। तो द्रव्यमान जो है वो 0.12 किलोग्राम और वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मान रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एक रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है, इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु क्या होगी। तो अर्ध आयु का सूत्र होता है 0.693 बटे लेमडा। तो यहाँ पर हम लेमडा का मान हमें दिया हुआ है 0.693, भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मिनट। और इसी प्रकार से यहाँ पर औसत आयु निकालेंगे, तो औसत आयु का सूत्र होगा हमारा टी एवरेज बराबर अर्ध आयु बटा 0.693। तो अर्ध आयु अभी हमने निकाली थी, 1 मिनट आया था, उसमें 0.693 का भाग लगा देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो औसत आयु भी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई 2 कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो एंथ्रासिन और थैलोसियानिस, ये दोनों कार्बनिक यौगिक अर्धचालक हैं, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, गॉस के नियम का कथन कीजिए। गॉस के नियम का कथन कीजिए। तो गॉस का नियम जो है वो हम यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे इसकी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 4 × 10⁻⁹ आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻² मीटर की दूरी पर विभव का परिकलन कीजिए। तो विभव का सूत्र सिंपल है, V बराबर KQ/R। इसमें मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान जो है वो 0 होता है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तरंग होती है सूक्ष्म तरंगें, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F में संबंध लिखिए। सूत्र हमें याद रखना है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिखिए।
तो r बराबर 2f होता है। f का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है और अवतल दर्पण के लिए माइनस में आएगा f, तो 2 इंटू -10 -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो निरोधी विभव बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको हमें याद रखना है। 7 क्वेश्चन है, किसी नाभिक की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखिए। तो r समानुपाती होता है a⁻1/3, तो ये हमें याद रखना है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर लग के नियतांक आ जाएगा r0। अगला क्वेश्चन है 28, किसी धातु का कार्यफलन 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो तो उसकी देली आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देली आवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो देली आवर्ती का सूत्र होगा कार्यफलन बटा h। तो यहाँ पर इसको मान रखेंगे हम, कार्यफलन दिया हुआ है, h नियतांक है 6.62 इंटू 10⁻34, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से दाता अशुद्धि को छाटिए। यहाँ पर 3 अशुद्धियाँ दी हुई है, बोरोन, एल्यूमिनियम और आर्सेनिक, और इनमें दाता अशुद्धि कौन सी है, तो वो है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बहुत से गुण हैं, उनमें से कोई भी 2 गुण यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो हमें वैसे तो सभी जो गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के वो याद होने चाहिए, तो उनमें से कोई भी गुण पूछा जा सकता है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, उसको आप याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, x बराबर 4 ओम, y बराबर 48 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x व y के लिए संगत मान लिखिए। तो x बराबर 4 ओम जो है वो प्रतिरोध है, और 48 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर ये प्रतिरोधकता है। तो जब हम इनकी लंबाई आधी करेंगे तो लंबाई आधी करने से चालक का प्रतिरोध तो आधा हो जाएगा, लेकिन जो प्रतिरोधकता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 33, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो ये पहले भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही क्वेश्चन था, तो आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। यदि R बराबर 8 ओम, XL और XC इनका मान 6 ओम हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। एक तो हमें ज्ञात करना है वोल्टता का RMS मान और परिपथ की प्रतिबाधा। तो वोल्टता का RMS मान का सूत्र होता है V0/√2। तो हम यहाँ पर V0 दिया हुआ है 220 वोल्ट, और √2 का मान रख देंगे, √2 1.4, भाग लगाएंगे 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। और प्रतिबाधा का मान Z बराबर √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर सूत्र लगा करके हम मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये मैंने कहा था आपसे चारों समीकरण याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे B.dA बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। तो अपवन वेग की परिभाषा है, याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 37, एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो गतिशील आवेशित कण के द्वारा विद्युत और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो गतिशील आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, चुंबकत्व में क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। क्यूरी ताप की परिभाषा हमें याद रखनी है, यहाँ पर लिखी हुई है, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। स्वप्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, इस कारण से इसे विद्युत जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, एक आवेशित कण अपनी साम्यावस्था से दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से दोलन करता है। दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी, तो ये सेम होगी 100 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रकाश को मिलाने पर अंधकार उत्पन्न होता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। तो प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न होने की इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। तो माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो परिभाषा लिखी हुई है, याद होगी आप लोगों को, नहीं है तो याद कर लो, आती रहती है, एग्जाम में आती रहती है। अगला क्वेश्चन है 44, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी।
तो यदि गतिज ऊर्जा समान हो यानी नियत हो तो तरंग दैर्घ्य जो है वो कण की उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हम जानते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है और प्रोटॉन का उससे कम होगा और इलेक्ट्रॉन का उससे भी कम होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, प्रोटॉन की उससे कम होगी और अल्फा कण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 45। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रेडबर्ग सूत्र लिखिए। रेडबर्ग सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, इसको याद कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 46 है जेनर डायोड का मुख्य उपयोग लिखिए। जेनर डायोड का उपयोग जो है वो वोल्टा नियंत्रण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है ओम का नियम लिखिए तथा सीमाएं क्या है। तो ओम का नियम हमें याद रखना है और उसकी सीमाएं भी याद रखनी है। ओम के नियम की सीमाएं यही है कि भौतिक अवस्थाएं उसकी नियत रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल बटे कूलम होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो है वो जूल बटे कूलम होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है अतिचालकता को परिभाषित कीजिए। तो अतिचालकता की परिभाषा लिखी हुई है, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 है धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए। तो धारामापी में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारामापी का दक्षतांक कहलाता है, ये याद रखना है आपको। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्षेत्रीय वक्र ये आपके सामने बना हुआ है। क्षेत्रीय वक्र को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसका। और डायग्राम कैसे बनता है वो भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर आवर्तकाल का सूत्र होगा 1/f। तो आवर्तकाल निकल जाएगा और शून्य से शिखर मान तक पहुंचने के लिए इसमें हम 4 का भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेलस का नियम लिखिए। तो मेलस का नियम यहाँ पर आपको याद रखना है, मेलस का नियम लिख लेना। मेलस का नियम लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है 54 किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉन। तो वोल्टेज दिया हुआ है 10⁴ वोल्ट, हम मान रख देंगे इसमें कितना भी दिया हो सकता है, वोल्ट बदलेगा हमेशा, तो हम यहाँ पर इसका वोल्टेज लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 56 प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अपमिश्रित अर्धचालक का नाम लिखिए। तो एक तो गैलियम फॉस्फाइड है और एक है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, दोनों के हमें नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता का वितरण वक्र बनाइए। आपके सामने बना हुआ है, ऐसा ही वक्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 58 है एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूटन गुणन गुणांक का मान क्या होगा। तो के का मान हो जाएगा 1, यह भी हमें याद रखना है। कोई 2 मैक्सवेल समीकरण लिखिए। तो मैक्सवेल की तो चारों समीकरण इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी, तो हमें चारों समीकरण ये जो सामने लिखी हुई है याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 60 चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक गति कर रहा है तो उसके ऊपर जो बल लगेगा उसका सूत्र हो जाएगा ILB sin थीटा। यहाँ पे I धारा है, L जो है चालक की लंबाई और B चुंबकीय क्षेत्र और थीटा उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से बनाया गया कोण। क्वेश्चन नंबर 61 है नमन कोण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। नमन कोण की परिभाषा याद रखनी है और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 62 प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध। ये IRMS बराबर I0/√2 हो जाएगा, IRMS बराबर I0/√2 हो जाएगा, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 63 किसी LCR परिपथ में R बराबर 10 ओम, XL बराबर XC बराबर 100 ओम, यानी XL और XC दोनों का मान 100 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा याद कीजिए। प्रतिबाधा का सूत्र याद है आपको, उसमें मान रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध याद रखना है। लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के, P बराबर हो जाएगा 1/f। देहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। देहली आवर्ती की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, ये याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 66 डेविसन व जर्मर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। डेविसन जर्मर प्रयोग का नामांकित चित्र में याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 67 कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3 या 4 से n बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम लिखिए। तो अगर n बराबर 1 में संक्रमण करता है तो लाइमन श्रेणी बनती है
और 2 में करता है तो बामर बनती है। तो इसी प्रकार से आपको इस सबका याद रखना है। 68 क्वेश्चन नंबर है, माध्यम के प्रावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। तो माध्यम के प्रावैद्युतांक की परिभाषा लिखी हुई है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियमों के नाम लिखिए। तो दक्षिण हस्त का नियम और स्नो, ये दोनों नियम हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ये पहले भी याद है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, सबका हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 71, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 73, डेविसन और जर्मर प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग का मुख्य उद्देश्य तरंग प्रकृति की पुष्टि है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त शीतलकों के नाम लिखिए। तो शीतलक के रूप में एक तो CO2, H2O, D2O आदि का उपयोग किया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 76, विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का उपयोग क्यों करते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी धारणशीलता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विभव मापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। तो परिपथ चित्र बना हुआ है, सूत्र हो जाएगा इसका E1/E2 बराबर L1/L2। क्वेश्चन नंबर 78 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर के कोई 2 अभिग्रहित लिखिए। तो तीनों परिकल्पनाएं जो है नील बोर की, वो अपन को याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग करके अपन क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले या 1.5 नंबर वाले, वो क्वेश्चन हमारे हो गए। और अगर आप चाहें तो हम आपके लिए जो बड़े क्वेश्चन हैं 3 नंबर और 4 नंबर वाले, यानी निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न, उनका भी एक वीडियो बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। धन्यवाद।